नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के इस खास सेगमेंट में हम गुजरात के अलग-अलग शहरों की समस्याओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं। अलग-अलग शहरों के लोग अपने-अपने शहरों की समस्याएं वीएनएम टीवी के प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक पहुंचाने की एक खास कोशिश कर रहे हैं। आज मुद्दा लेंगे भावनगर का। भावनगर महानगर पालिका, लेकिन वहां अभी भी किस तरह की समस्याओं से लोगों को रूबरू होना पड़ता है, ये जानेंगे वहीं के नागरिक जो सालों से रहते भी हैं और सालों से वहां की सुविधाओं को असुविधाओं को नजदीक से महसूस भी करते हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार भावनगर में क्या समस्याएं हैं और सरकार को किन किन समस्याओं पर ध्यान देना होगा। चलिए, हमारे साथ परेश शाह है, भावनगर के व्यापारी है। सर, स्वागत है आपका चर्चा में। नमस्कार। हमारे साथ प्रकाश वाघानी है, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रकाश जी, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रद्युमन सिंह सरवैया हैं, जो भावनगर के ही व्यापारी हैं। सर, आपका भी स्वागत है। जी। चलिए, मैं आप सभी से आपके शब्दों में 2-2 मिनट जान लेती हूं कि क्या भावनगर की समस्याएं हैं, और फिर जो सवाल जवाब है उसके साथ इस दौर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले प्रकाश जी के पास चलती हूं। प्रकाश जी, आप कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा से जुड़े हुए रहे हैं और काफी नजदीक से आप सियासत को, सत्ता को, सब कुछ सुविधाओं को भी देखते हैं। क्या कहेंगे, भावनगर में किन समस्याओं से आज भी भावनगर के लोग परेशान हैं? प्रकाश जी। उनमें बहुत सारे प्रश्न है भावनगर में। अभी तक 25 साल के शासन में मैं जानता हूँ भावनगर में कॉरपोरेशन की बॉडी भी बीजेपी की है, स्टेट में भी उसकी है। फिर भी भावनगर में अनेक ऐसे प्रश्न है। कंसारा शुद्धिकरण लास्ट 25 साल से चुनाव के दिन बात करते हैं कि हम कंसारा शुद्धिकरण करें। पूरे इंडिया में एक ही प्रोजेक्ट ऐसा है जिसका 3 बार खातमुहूर्त हुआ है, 3 बार अलग अलग नाम दिया है। कंसारा शुद्धिकरण से लेकर लास्ट में कंसारा सजीवीकरण, और जी। सारे भ्रष्टाचारी रोड और बहुत सारे प्रश्न है। कोई सॉल्व, एक समय में सिटी बस पूरे भावनगर के अलग अलग विस्तार में चलती थी। आज बल्कि एक ही विस्तार में भरत नगर, सुभाष नगर से लेके तालाब तक एक ही सिटी बस है, और सब हम्म। खत्म हो गया। मैं वो मानू भावनगर ये शासन से खत्म हो गया। भावनगर की बहुत सारी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। प्रद्युमन सिंह जी के पास चलती हूँ। सर, क्या कहेंगे, भावनगर के लोगों को क्या मिलना चाहिए जो अब तक नहीं मिला है इतने सालों में? 25-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वहां पर है, महानगर पालिका को संचालित कर रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? भावनगर ने बहुत कुछ दिया है राज्य को और देश को भी, और इसके सामने भावनगर को कुछ नहीं मिला, ऐसे हम बोले तो भी चलेगा। पॉलिटिकल बेस पे भी बहुत सी बातें ऐसी है जो हो सकती थी भावनगर के फायदे में, वो नहीं हुई है। और भी व्यापारिक क्षेत्र में जो देखे वो भी हो सकती थी, मगर अभी तक नहीं हो पा रही है। सिर्फ वायदा ही वायदा से भावनगर शहर अपना ये सफर चला रही है। ये वही भावनगर है जहाँ पे गांधी जी ने यहाँ कॉलेज की थी, कॉलेज जी। का अभ्यास गांधी जी ने यहाँ किया था। और ये वही भावनगर है जिसने अपना रजवाड़ा का एकत्रीकरण हुआ था देश का। वो सबसे पहले जो राजा ने अपना राज सौंप दिया था, वो ये वही भावनगर है। तो ये सब ऐतिहासिक होने के बावजूद भी जो भावनगर समझो सत्ताधारी पक्ष के साथ रहा है, भावनगर का वोटर हम्म। हम्म। समझो ये 28 साल से गुजरात में है बीजेपी की सरकार। और सभी समझो 28 में से 25 साल में तो पूरी की पूरी विधानसभा बीजेपी को दी है। शायद एक दो बार ऐसे एक आध सीट कांग्रेस को मिली है। जी। और उसी तरह दिल्ली के लिए अभी देखें तो 10 साल से सेंट्रल में है गवर्नमेंट अपनी बीजेपी की। तो जी। वैसे तो समझो 30 साल से बीजेपी का कंटिन्यू यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का ही वहां जा रहे हैं, दिल्ली भेजते हैं। और हम्म। भावनगर की ये सबसे बड़ी एक किस्मत की बात है हम्म। कि यहाँ से है ना प्रदेश प्रमुख जो यहाँ स्टेट के होते हैं पार्टी के, वो जी। एक के बाद एक दो लोग यहाँ से जो सिलेक्ट किए गए थे, जो पूरे जी। गुजरात की पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। और हम्म। अपना एक केंद्रीय मिनिस्टर जो है पिछले 10 साल से हेल्थ में कैबिनेट लेवल का काम संभाल रहे हैं। और अभी भावनगर का दो नेतृत्व है सेंट्रल में, दिल्ली में।
जी, ये सब होने के बावजूद भी यहाँ की समझो अपना केंद्रीय मिनिस्टर अपने हेल्थ में थे। अभी उसके उसके पास केंद्र ये हेल्थ का नहीं है, दूसरा है जो पोर्टफोलियो। मगर वो यहाँ जो नई हॉस्पिटल बनी थी, एक तो हॉस्पिटल जो है उसमें एक नया बिल्डिंग बना था, उसके स्टाफ और ओपनिंग के लिए समझो पब्लिक को 2 साल 3 साल का तो वेट करना पड़ा था। वो बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी थी तैयार होने के बाद। और उससे भी एक बड़ी बात है, माननीय सीएम साहब जो थे इससे पहले विजय भाई रूपाणी, उसने कैंसर की हॉस्पिटल का बड़े धाम-धूम से ओपनिंग किया। मगर उसके बाद उसमें वहाँ कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, बाकी जो स्टाफ की ज़रूरत है वो स्टाफ भी गवर्नमेंट सेटल नहीं कर पाई है। और पूरी मशीनरी जो महँगी-महँगी मशीनरी है, वो सब ऐसे ही जिसको बोलते हैं कबाड़ खाना हो रहा है। जी, ये दुःख की बात है भावनगर के लिए। वैसे फिर भी सत्ता के साथ रहा है भावनगर। और सबसे बड़े एक वही बात है भावनगर के लिए प्राउड करने की बात है कि अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है वो एशिया का फर्स्ट नंबर का शिप ब्रेकिंग यार्ड है, जो पूरे देश में वहाँ यहाँ से स्क्रैप प्लेट जाती है जो रिसाइकलिंग होती है उसके लिए। जी, तो अभी गवर्नमेंट की कुछ ऐसी इसकी पॉलिसी की वजह से पिछले 5 साल से बद से बदतर हालत में पड़े वो पूरा इंडस्ट्री पड़ा है, जी, जिसके लिए नीचे करीब 400 से 500 एमएसएमई इंडस्ट्री चलती थी, छोटे लघु उद्योग चलते थे, वो सब बंद हो गई है। और यहाँ से पंजाब तक मंडी जो वहाँ का जीआईडीसी है और देश के अन्य भागों में प्लेट वगैरह जाती थी स्क्रैप का, वो सब बंद हो गया, क्योंकि वो सिर्फ बंद हुआ है गवर्नमेंट की इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से। जैसे क्लियर दिखता है कि गवर्नमेंट ने ये अलंग कोई मंदी के झपट में नहीं आया है, मगर उसको कैसे भी बंद किया गया है, उसको अलंग को कैसे वो पॉलिसी के तहत बंद किया गया है, क्योंकि इंपोर्ट पॉलिसी इसके विरुद्ध में ऐसा बनाया गया को पूरी की पूरी अलंग इंडस्ट्री अभी बंद हालत में पड़ी है। ऐसे ही एक दूसरा बात देखें तो एग्रीकल्चर में जो प्याज के मार्केट में देश में नासिक के बाद में सबसे बड़ा प्रोडक्शन यहाँ का एग्रीकल्चर में प्याज का होता है, मगर उसी में भी समझो थोड़े थोड़े टाइम में भाव रहता है, बाद में मैक्सिमम टाइम ऐसा आता है को प्याज का भाव कीमत नहीं रहता और एक्सपोर्ट जो है तो सरकार तो बंद कर देती है और उसको लिए जरूरी जो रेलवे का जो कंटेनर जो जरूरी है वो भी टाइम पे नहीं दे पाती है। इसकी वजह से कई बार ये खेडूतों को जो ये अपना किसान लोग है उसको तो ये प्याज रोड पे डालने का समय आता है, हर साल आता है। ये सब प्रॉब्लम मेन है। अजी चलिए, बहुत सारी समस्याएँ हैं भावनगर की जो नहीं सुलझ रही है और क्यों नहीं सुलझ रही उस पर भी मंथन करेंगे, लेकिन परेश भाई के पास चलती हूँ। परेश जी से जानेंगे कि उन्हें क्या ऐड ऑन करना है और कौन-सी समस्याओं का सामना भावनगर के लोग कर रहे हैं। परेश जी, आप भी एक व्यापारी हैं और डे टू डे लोगों से भी मिलते होंगे, व्यापार से आप सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं, बाज़ार से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं। किस तरह की समस्याएँ भावनगर के लोगों को आ रही है? परेश जी। भावनगर की अब तक जो विरासत थी वो बहुत भव्य थी। महाराजा के समय से हम देख रहे थे भावनगर का एक अलग नाम है। पूरे देश जी, को भी जो भी कुछ देना होता है वो भावनगर सबसे पहले देता है। भारतीय जनता पार्टी को भी 30 वर्ष से शासन भारत की भावनगर की प्रजा ने दी हुई है, लेकिन जी, उनकी मूलभूत सुविधा सबसे पहले हम देखें तो कनेक्टिविटी की सुविधा सबसे कम है। यहाँ से भावनगर से कहीं पे भी जाना है तो कनेक्टिविटी ऐसे नहीं मिलती है कि वो आराम से जा सके, आराम से आ सके। उसके लिए दूसरी सिटी को उसको साथ में बैठ के जाना पड़ता है। भावनगर में सबसे पहले एयरपोर्ट चालू हुआ था, वो बाद में बंद हो गया था, फिर चालू हुआ, फिर बंद हुआ, ये सब चलता ही रहता है। अब एयरपोर्ट चालू है तो बार-बार बंद क्यों करते हैं? कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। भावनगर सूरत के साथ जुड़ा हुआ है, हीरा के लोगों हीरो के उद्योग से लोगों को। उनको भी कनेक्टिविटी मिले उसी जगह से हीरा उद्योग और प्लास्टिक उद्योग जो पूरे एशिया में भावनगर में सबसे पहले चालू हुआ था और पूरे एशिया में फर्स्ट नंबर पे था। वो अभी मृतप्राय अवस्था में है। प्लास्टिक उद्योग अभी चल ही नहीं रहा है। प्लास्टिक उद्योग के अलावा हम देखते हैं तो अलग भी सरकार की जुदी-जुदी पॉलिसियों से बंद हो रहा है। सबका प्रॉब्लम यही है कि सरकार की जो पॉलिसी होती है बार-बार चेंज होती है, उसी के हिसाब से लोग परेशान होते हैं। अभी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अभी भावनगर को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है युवाओं से, क्योंकि युवाओं को यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है। कोई जॉब नहीं मिलने के कारण उनको भावनगर छोड़ना पड़ता है। जी।
तो ऐसी कितनी सारी समस्याएं हैं। आप सोचिए कि भावनगर जैसा महानगर, गुजरात का एक बड़ा शहर, जहां इस तरह की इतनी सारी समस्याएं लोग उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भर भर झोली वोट देने के बावजूद बहुत सारी दिक्कतों का सामना भावनगर के लोग कर रहे हैं। और ये समस्याएं कैसे सुलझेगी? मैं प्रकाश जी के पास चलती हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से भी बिलोंग करते हैं और हमेशा आवाज उठाते रहते हैं कि किस तरह से विरोध पक्ष की जो भूमिका होती है उस तरह से। जैसे कहा कि आप सबने कि ऐतिहासिक शहर है, यहाँ महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी का जो नाम है वो आज भी देश विदेश में कायम है। और उसके बावजूद इस तरह की समस्याओं का सामना भावनगरों को करना पड़ रहा है। प्रकाश जी, क्या दिक्कतें आ रही है? बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे नेता, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी भावनगर ने दिए हैं, फिर भी भावनगर को न्याय क्यों नहीं मिल पाया? मैं मानता हूँ कि कभी-कभी ये बड़े लोग हैं, तो आगे तो बढ़ गए, लेकिन भावनगर के लिए क्या करना है? मैं आपको एक बात बोलूँ, हमारा महाराजा साहब ने भावनगर के लिए बहुत कुछ किया है। हुँ, उसकी जो चीज़ पड़ी है, उसको अच्छी तरह से रखने का भी ये नहीं कर सकता। मैं आपको बोलूँ, टाउन हॉल है, बड़ा टाउन हॉल भावनगर का, गंगाजल का तालाब है, ये महिला बाग है, गार्डन मुझे पूरे देश में 2 महिला गार्डन है, उसमें से एक भावनगर है, जो महाराजा साहब ने बनाया है। वो भी अच्छी तरह से ये रख नहीं सकते। मैं आपको बोलूँ, भंगारवाड़ा बना दिया है। शहर का जो भंगार आता है, वो टाउन हॉल, महिला गार्डन में इकट्ठा किया है। मतलब जो महाराजा थे, उसने तो कुछ किया नहीं। और मैं जी। दूसरी बात आपको ये बोलता हूँ कि हुँ, सबसे बड़ा प्रश्न भावनगर में भ्रष्टाचारी रोड है। और भी जो भी कॉर्पोरेशन का काम होते है, गवर्नमेंट का काम, वो सब में हुँ, भ्रष्टाचार। घर की जी। गुणवत्ता वाली चीज का यूज करते हैं, इससे ज्यादा तकते नहीं है। मैं आपको हुँ, सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। महाराजा साहब ने इलमबाग सर्कल से लेके जेल सर्कल तक एक बहुत आरसीसी रोड सालों पहले बनाया था। मैं जी। मानता हूँ थोड़े साल पहले ही वो रोड ऐसे ही था। और अभी जो रोड बनते हैं, वो रोड आरसीसी रोड सिर्फ 6 महीने की उसकी आवरदा है। हुँ, पेवर रोड, डामर रोड की बात तो मत करो। और दूसरी बात, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो संकलन का अभाव है, वो हुँ, हिसाब से रोड बनता है तुरंत 15 दिन के बाद, या ड्रेनेज लाइन, या वाटर की लाइन, या वाटर स्टॉप लाइन खुद काम करते हैं, चालू करते हैं। इसलिए जो सुविधा पब्लिक को मिलती है, वो थोड़े दिन के लिए मिलते हैं, बाकी सब परेशान है। और मैं हुँ, मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जो प्रद्युमन सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की कि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भावनगर में बना ही है, लेकिन हुँ, भावनगर का आक्रोश इतना ज्यादा था, जो चालू नहीं करता, तो मैं ये हुँ, मानता हूँ कि यहाँ से मंत्री, धारासभ्य, एमएलए सबको मारते। लेकिन अभी तक वो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाई है, लेकिन जो हुँ, निष्णात डॉक्टर है, वो डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभी तक नहीं है। सिर्फ जी। थोड़ी-थोड़ी नज़दीकी सारवार मिलती है, वही सारवार मिलती है। अभी तक बड़ा कोई हादसा होता है, तो यहाँ लोगों को अहमदाबाद जाना पड़ता है, ये फैसिलिटी यहाँ नहीं मिलती है। जी, बिल्कुल। प्रकाश जी, आप जो बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यही बातें तो वडोदरा की है, यही बातें तो अहमदाबाद की है, यही दिक्कतें तो राजकोट की है। मतलब भ्रष्टाचार, अधिकारी मनमानी करते हैं, अपने ही पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टरों को काम दिया जाता है, काम दे दिया जाता है, उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से गुणवत्ता विहीन विकास कार्यों को थोप दिया जा रहा है गुजरात की जनता पर। और फिर जो दिक्कतें हैं, उसी का सामना लोग कर रहे हैं। जी, प्रकाश जी, कुछ जोड़ रहे हैं मैं आप? मैं आप मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर, हर कॉन्ट्रैक्ट उसके पास रहता है, वही काम करता है। मतलब हुँ, थोड़ा कम काम करे, मतलब नुकसानकारक काम करे, तो उसका चला लेते हैं। और भावनगर में सबसे बड़ी बात है कि समय मर्यादा में जो काम होना चाहिए, कभी नहीं होता। मैं जी, आपको एक बिल्कुल। छोटा सा सैंपल, ओवरब्रिज यहाँ बन रहा है, बहुत अच्छा है भावनगर के लिए। मैं भी सोचा कि हुँ, ट्रैफिक की समस्या हल होगी, हम मानते हैं। हुँ, लेकिन जो 24 महीने में मार्च में बनाना था, आज 40 मार्च महीने हो गए, और जी, अभी 1 साल का और समय मर्यादा बढ़ा दिया। मतलब कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई, मैं बोलता हूँ कि पगला, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी कभी करते नहीं, क्योंकि हुँ, वहां सबसे, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, सबसे पास पैसे कमीशन लेते हैं, इसलिए उसके सामने, कॉन्ट्रैक्टर के सामने बोल नहीं सकते। उसकी जो हुँ, भी है वो चला लेते। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्टर दादा है, दादा। जी, कोई जी, राजकीय आगेवान भी उसके सामने नहीं बोल सकता कि तुमने खराब काम किया।
ये भावनगर है, ये सब जानते हैं। मेरे भाई परेश भाई है, प्रद्युमन जी, सब जानते हैं कि यहाँ अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्टर पर ब्लैक लिस्ट में आज तक नहीं है। क्यों भाई? बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और उस पर किसी की लगाम नहीं है, क्योंकि जो परसेंटेज पहुंचने होते हैं वो पार्टी को भी पहुंच जाते हैं, नेताओं को भी पहुंच जाते हैं और अधिकारियों को भी पहुंच जाते हैं। मुझे लग रहा है कि गुजरात की जनता को ये सारी बातें समझनी होगी। चलिए प्रद्युमन सिंह जी के पास चलती हूँ। प्रद्युमन सिंह जी, ये जो समस्याएं हैं उसका कोई हल दिख रहा है आपको भावनगर में? क्या होना चाहिए? जनता को क्या करना चाहिए? लोगों को किस तरह आवाज उठानी चाहिए कि उन्हें उनके हक मिले, उनके अधिकार मिले और उनके वोट का रिटर्न मिले? जी। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि भावनगर का जो प्रश्न है वो बड़ौदा का भी है और भी सिटी का है। तो समझो सब जगह पे एक ही तरीके से काम हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में। समझो नाम दिया है स्मार्ट सिटी, मगर यहाँ स्मार्ट सिटी कम दिखाई दे रहे हैं। आप बारिश के समय में आए तो पता चले, और बाकी के समय में अभी जे रोड रास्ते की खस्ता हालत देखे वो भी आपको सीधा पता चलेगा। ये यहाँ स्मार्ट सिटी पेपर में है, समझो बोलने में है, मगर यहाँ स्मार्ट अधिकारी है, सरकारी अधिकारी सब स्मार्ट है, मगर शायद सब जो पॉलिटिशियन है, जो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन है, जो पावर में है, वो शायद सोए हुए है। इसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये एक बात बताऊं आपको, तो रोड रास्ते की बात की तो भावनगर का जो रिंग रोड है टीपी स्कीम में, जो हिसाब से 20 साल से रिंग रोड अलग अलग टुकड़े के हिसाब से काम चल रहा है, वो रिंग रोड का 20 साल से अभी काम पूरा नहीं हुआ। सिटी के आजू बाजू में जो मेन रिंग रोड होता है वो नया डेवलपमेंट प्लान होता है, उसकी तहत होता है। तो अभी तक भी समझो पूरा रिंग रोड पूरा खत्म नहीं हुआ, और कई बार तो 3-3 बार एक्सटेंशन देते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोगों को। और कुछ टीपी जो खोलनी चाहिए, इन टाइम खोलनी चाहिए, वो नहीं खोलते। वो तो पूरे गुजरात का एक ये जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि आजू बाजू का सस्ता जमीन सब किसानों से पहले ले लेते हैं ये सब पॉलिटिकल लोग। वो हिसाब से फिर अपना मैप बनाते हैं, रोड निकालते हैं। और ये बहुत बड़ी बीमारी है आज के समय की। वही बीमारी की आड़असर यहाँ भावनगर में भी है, तो जिसकी वजह से अपनी टीपी जो है वो टाइम पे नहीं खुल रही है या टाइम पे डेवलप नहीं हो रही है। और आप कहे ये सब प्रॉब्लम के लिए अभी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आपने जो बोला जी, तो इसके लिए सबसे पहले तो वोटर्स को जागना पड़ेगा। क्योंकि चलो हम सत्ताधारी पक्ष को वोट देते हैं, वो अच्छी बात है, चलो इससे हम विरोध नहीं कर रहे, मगर जो लीडर्स, जो पार्टी जो चुन रही है, वो कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी या सक्षमता के हिसाब से नहीं चुन रही है, वो खुद का आदमी के हिसाब से चुन रही है। तो उसका तो खामियाजा पूरे शहर को और प्रजातंत्र को भुगतना पड़ेगा। इसलिए समझो भले जाति आधारित ट्रेंड है अभी ये उम्मीदवार जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट करने में, चलो जाति आधारित सिलेक्ट करे पार्टी, मगर जो है जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं काम करने में सक्षम हो, वो पहले देखना चाहिए। मगर ये बात अभी ध्यान में नहीं ले रहे, पार्टी भी नहीं ले रही और वोटर भी नहीं ले रहा। और बाकी बात जो है तो समझो अपना ये मेन यहाँ हार्ट है, बिजनेस अलंग का है, और ये सब थोड़ा एग्रीकल्चर है, तो उनके लिए यहाँ का जो प्रजा है जो जागरूक हो, लीडर को जगाए कि पॉलिसी सेंट्रल में अपने ये इंडस्ट्री के लायक हो, उनका फायदे में हो, इसकी ऐसी पॉलिसी वहां बैठ के बनवाए और जबरदस्ती बनवाए, कैसे भी बनवाए तो ही हो सकता है। क्योंकि ये समझो अपना रोलिंग मिल है वो भी सब बंद पड़ा है, पॉलिसी की वजह से ही बंद पड़ा है। दूसरा मैं एक बता दूं, एक ऐतिहासिक जो है यहाँ का शत्रुंजय डैम है सिंचाई का, जो पानी का, पीने का पानी का पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये वहीं से पानी आता है। समझो अपना भावनगर डिस्ट्रिक्ट का 29 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, उसमें से समझो 60% ग्रामीण इलाके में रहते हैं। तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनवाया था उसी टाइम, उसने उसका ओपनिंग करवाया था, चालू करवाया था। उसके बाद में
उसका कोई आगे और नई सिंचाई की योजना अभी तक पीने के पानी के लिए जिले में नहीं हुई, डिस्ट्रिक्ट में नहीं आई है। इसकी वजह से जो सिंचाई का पानी जो किसानों को सही पूरे का पूरा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। पहले पीने का पानी का स्टोर रखते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, बाद में जो बचता है तो वो किसान को मिलता है। तो इतने विकास की बात करें, इतने लाखों करोड़ों रुपए का ग्रांट की बात करें, तो पीने का पानी की एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग व्यवस्था इतने 30 साल में सरकार नहीं बना पाई। वो भी एक सोचने वाली बात है, जिसकी वजह से बहुत से किसानों को जो पानी की जो सुविधा सिंचाई की, इरिगेशन की मिलनी चाहिए, वो एक दो महीना मिलती है, 3 महीना मिलती है, पूरे साल नहीं मिल सकती। वो भी एक अगर कुछ नया प्लानिंग हो तो ये हो सकता है। ऐसा ही डायमंड पार्क है, वो भी बनाना जरूरी है। बाकी तो ये समझो एमएसएमई लघु उद्योगों के लिए अभी कोई स्पेशल बेनिफिट लाए अपने एरिया के लिए, कोई टैक्स बेनिफिट, क्योंकि यहाँ जीआईडीसी बहुत है मगर सब बंद पड़ी है। फिर भी नई जीआईडीसी बाहर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है। एक तो 3-4 जीआईडीसी डिस्ट्रिक्ट में है, पांच के करीब है समझो। ये सीहोर है, वर्तेज है, मामसा है और कई जगह है। वो सब खस्ता हालत में है। फिर भी नई नारी रोड पे पड़ रही है, माडिया में पड़ी है, नई खुल रही है। तो ये जो है उसका कैसे यूज हो, कैसा उपयोग हो, टैक्स बेनिफिट हो, वो सब कोई लीडर्स को कोई कुछ उसके बारे में सोचने की टाइम नहीं है। और नई बस पब्लिसिटी, नई लाखों करोड़ों की ग्रांट की बात आती है, ओपनिंग करके सब चले जाते हैं। बाकी की हालत फिर अपनी प्रजा तो पता है। ये प्रजा की मन की बात जो है, हम समय पे हम सुनते हैं मन की बात, मगर प्रजा के दिल की बात अभी तक सरकार पे नहीं पहुंच रही। ये बात सीधी बात है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रद्युमन जी कि हर महीने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात तो कह देते हैं, अपने मन की बात देशवासियों को पहुंचा देते हैं, लेकिन देशवासियों के मन की बात कहीं ना कहीं देश की सरकार तक, राज्य की सरकार तक नहीं पहुंच रही है। वरना 25-30 सालों का शासन, इतनी बड़ी पार्टी, इतना लाखों करोड़ों रुपए है उनके पास, फंड अच्छा खासा है, उसके बावजूद परेशानी है। आखिरी सवाल परेश भाई से ले लूंगी। परेश भाई, क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग भावनगर में? आप व्यापारी भी हैं, बजट भी आने वाला है, क्या सुधार भावनगर में चाहते हैं कि हमें, हमारा इतना अधिकार तो है कि हमें ये मिलना चाहिए? परेश भाई। भावनगर में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज होना चाहिए। भावनगर में सबसे, पूरे एशिया में जो प्लास्टिक उद्योग था, पूरे इंडिया में कहीं नहीं था, भावनगर में था प्लास्टिक उद्योग। गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी के हिसाब से उसके ऊपर इतने सारे टैक्सेस लगा दिए कि अभी वो मृत पाए। उस समय कम से कम 1 लाख आदमी उसमें काम कर रहे थे उस समय भी, आज भी कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी के हिसाब से वो उद्योग है वो मृत प्राय है। उसी तरह रोलिंग मिल, जो अलग से लोखंड की प्लेट वगैरह निकलती है, उसके यहाँ लोखंड का रोलिंग मिल लगा हुआ था, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने इतने टैक्सेस लगा दिए कि सब बंद पड़े हुए, तो उसमें भी 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। तीसरा है हीरा उद्योग, उनको कनेक्टिविटी नहीं मिलने के कारण भावनगर से वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, बंबई जा रहे हैं, तो कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अभी ये 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में चेंज करेंगे। सबसे पहले अलंग के लिए, और वो रोलिंग मिल के लिए, प्लास्टिक उद्योग के लिए, और हीरा की पॉलिसी के लिए, तो पूरा उद्योग मिलेगा भावनगर को, सबको रोजगारी मिलेगी। वो सबसे बड़ा सॉल्यूशन का। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो रोजगारी की है। भावनगर लोग छोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि रोजगारी नहीं मिल रही है। भावनगर का एक सबसे बड़ा उद्योग था आल्को कैश टाउन, जो गवर्नमेंट का था, और गवर्नमेंट वो चल भी रहा था प्रॉफिट में, फिर भी उसको बंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बाजू में कोई और उद्योगपति है, वो अपना लगा रहा है, इसलिए उसको बंद कर रहे हैं। क्यों भाई? भूतकाल में हमने सुना था शक्ति सिंह जी गोहिल, जो कि भावनगर में से आरोग्य मंत्री थे गुजरात में, भावनगर को मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने रिजाइन करके भावनगर को मेडिकल कॉलेज दी थी। उसने जैसी अपनी नीति दिखाई, वैसे सब अभी के जो लीडर है वो सरकार के सामने भावनगर के लिए नीति रखे तो वो सॉल्यूशन होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि भावनगर के उद्योगपति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह जो जाते हैं सरकार में, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं है। क्योंकि भावनगर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हम देख रहे हैं कि राजकीय लोग ने कब्जा किया हुआ है, वो कहीं पे भी बोल नहीं सकते। जो बोलेंगे तो ऊपर से उसके आका उसको बोल देते हैं। सौराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक ऐसा यूनिट है जो भावनगर की लड़ सकता है, वो तीसरा यहाँ का भावनगर का हम देखे एमएलए बोल सकता है, लेकिन वो भी नहीं करे। तो सबसे बड़ी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में चेंज करेगा, तभी भावनगर की उन्नति होगी।
बिल्कुल। चलिए चर्चा को समाप्त करने से पहले प्रद्युमन सिंह जी कुछ कहना चाहते थे, उनके पास चलती हूँ। जी सर, कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? जी, अभी बात कर रहे थे एक तो बात की अभी शक्ति सिंह बाई की, जो उसी टाइम जो मेडिकल कॉलेज आया था परमिशन लेके, फिर जो वही उसी टाइम जो सीटें थी गवर्नमेंट की, वही सीटें अभी है। 30 साल के बाद मेडिकल की सीटें भी यहाँ की लीडरशिप बढ़ा नहीं पाई। उससे अच्छा। 25-50 सीट अगर बढ़ानी चाहिए, ये नहीं बढ़ा पाई। वो तो गुजरात में भी कहीं नहीं बढ़ पाई। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एकाध भावनगर शहर में या डिस्ट्रिक्ट में 1-2 इंडस्ट्री के सिवा कोई ऐसी इंडस्ट्री भी नहीं है। कोई शायद मैकेनिकल इंजीनियर का डिग्री लेके यहाँ का लोकल युवा 25,000 रुपया महीना उसको दे पाए, ऐसी कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, जिसकी वजह से अपनी रोजगारी के लिए ज्यादातर युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। और समझो एक कनेक्टिविटी की बात होए तो जो यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है, और उसके बाद एक नया एक छोटा रेलवे स्टेशन उधर है, परा जिसको बोलते हैं। अगर ये परा को डेवलप किया जाए, वहां जगह ज्यादा है, उसको डेवलप किया जाए तो कनेक्टिविटी कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। मगर शायद सत्ता को, शासन को कुछ उसके बारे में कोई अपने इरादा नहीं है, जिसकी वजह से शहर ये अपना ये खामियाजा भुगत रहा है। शायद हमें आशा रखे कि इसके बारे में कुछ अभी ये आवाज वहां तक पहुंचे। बहुत बड़े-बड़े मुद्दे हैं और प्रकाश जी भी कुछ इस पर जोड़ना चाहते हैं। प्रकाश जी बताइए क्या कह रहे हैं? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भावनगर ने बहुत कुछ सारा दिया है हमारा महाराजा साहब ने। भावनगर की अलग-अलग संस्थाएं, भावनगर के अलग-अलग युग, सब एक ही आवाज है उसको कि हमारा महाराजा साहब को भारत रत्न अवार्ड मिले। बहुत बार रजूआत की है, लेकिन कम नसीब हमारे जो पॉलिटिकल जो आगेवान है वो कुछ नहीं कर सकते। जिसने अडार के फादर के धड़े पहला रजवाड़ा स्वतंत्र भारत में अर्पण किया है, उसको भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। और हम पूरे भावनगर वासी बस एक उम्मीद लेके बैठे कि जल्दी जल्दी भारत रत्न अवार्ड मिले। बिल्कुल, ये मुद्दा भी भावनगर में पिछले कई सालों से मैं देख रही हूँ कि महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी को, क्योंकि उनका जो योगदान है, उनका जो नाम आज जिस गर्व के साथ पूरा हिंदुस्तान लेता है, उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया जाना चाहिए। ये मांग लंबे अरसे से हो रही है। बहुत सारी समस्याएं भावनगर में ही रहने वाले वहां के प्रबुद्ध नागरिकों ने हम तक पहुंचाई, अग्रणियों ने, आप लोगों ने उनकी आवाज बनकर हमारे साथ बात की। हम आशा करते हैं कि गुजरात सरकार ये सारे मसलों पर सोचेगी। भावनगर के जो लीडर्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लेते हैं, वो ये सारी चीजों को सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और चुनाव नजदीक है, स्थानीय स्वराज के चुनाव का तो ऐलान हो ही गया है और एक ही साल में महानगर पालिका के भी चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में जनता जागरूक हो और अपनी दिक्कतों पर सवाल पूछे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा करते हैं कि लोग सुनेंगे, समझेंगे और सोचेंगे भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सो मच सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें हम कर ही आपके लिए रहे हैं। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ हम देश, दुनिया, शहर, जिले की खबरें आप तक रोजाना लेकर आते हैं। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये ऐसे मसले हैं जो हर गुजरात के नागरिक के लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डीडी हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।